everyone, I am Sajid Bhardwaj and today I am going to take a new lesson and the name of the lesson is Carbon and its Compounds. Student, it is chapter number 4 in your NCERT book and again I will say this is one of the most important chapters because in your future science classes this chapter will going to play a key role. It is going to be very very important. So जितने भी वीडियोज इस चैप्टर के आते हैं I will request you to see them complete without any skip, ताकि 11th क्लास में जब आप कार्बन कंपाउंड को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री इस तरह से करके आपके 3 ब्रांच बनेंगे, तो वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये कार्बन वाला जो चैप्टर है आपको बहुत हेल्प करने वाला है. सो प्लीज स्टडी दिस चैप्टर, सी ऑल द वीडियोज केयरफुली. एज द नेम सजेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस अबाउट कार्बन. जैसा हमेशा मैं टाइटल डिस्कस करता हूं, कार्बन क्या है. बेटा लंबी चौड़ी बात ना करके टू द पॉइंट बात करें. कार्बन इज एन एलिमेंट. इट इज एन एलिमेंट. आप बच्चों को याद होगा एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. सो कार्बन शुड बी ए प्योर फॉर्म. डेफिनेटली इट इज. बट जब इसके कंपाउंड बनेंगे तो एक अलग मैटर आ जाता है. तो कार्बन इज एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर इज 12. मास नंबर इज 12 या एटॉमिक मास इज 12U, जो आपने पहले पढ़ा. इसके मास के बारे में अलग अलग बातें हो सकती हैं बिकॉज इट हैज सम आइसोटॉप्स आल्सो. 9th क्लास में हमने पढ़ा था. बट इस मोमेंट पर हम आइसोटॉप के बारे में बिल्कुल भी स्टडी नहीं करेंगे. सो सिंपली आई विल से इट इज कार्बन. C for carbon, 6 is the atomic number and 12 is the atomic mass. We shall represent it like this. Clear? तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कार्बन वर्ड का डेरिवेशन कहां से है. क्या कोई ऐसा सोर्स है जहां से इसको डेराइव किया गया हो? तो डेफिनेटली इट इज. कार्बन जो है वो अपने आप में कार्बो वर्ड से लिया गया है एंड कार्बो इज अगेन ए लैटिन वर्ड. कार्बो, CRBO. कार्बो का मतलब कोल होता है. इट इज ए लैटिन वर्ड. ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान करनी है. अब हमें और एक अगला क्वेश्चन आता है कि कार्बन हमारी नेचर में किस तरह से हमें मिलता है, हमारी सराउंडिंग में कहां कहां मिलता है, हमारी लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करता है. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं. स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी aware about the importance of carbon. I would say there are only few things in your life or in your surrounding जहां पर कार्बन का प्रेजेंस नहीं है. Either it is present in pure form, it is present in combined form. ठीक है, एक फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में कहीं न कहीं ये प्रेजेंट है. फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, आप मॉर्निंग में उठते हैं, वहां से शुरू करके टिल यू गो टू बेड, वहां तक आप एक लिस्ट बनाइए और उसमें देखिए यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच कंटेन कार्बन. फ्यू एग्जांपल्स. योर फूड, एनी टाइप ऑफ फ्यूल, एनी टाइप ऑफ स्टेशनरी, मेटल को छोड़ दिया जाए तो इट इज बुक, नोटबुक, प्लास्टिक पेन, इंक और सो मेनी थिंग्स. ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, योर ओन पेंसिल जिससे आप लिखते हैं. ठीक है, तो देर आर सो मेनी थिंग इंक्लूडिंग आवर बॉडी, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सो मेनी थिंग्स जिसके बारे में आप सोचेंगे पता लगा कार्बन ने हर जगह अपनी टांग घुसा रखी है. सो इट्स सो इंटरेस्टिंग टू स्टडी अबाउट इट. तो देर आर सो मेनी थिंग्स विच कंटेन कार्बन, लेकिन हम समझना ये चाहेंगे कार्बन हमारी नेचर में कैसे मिलता है. तो हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन बना ले कि हाउ डू कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर. कार्बन नेचर में कैसे मिलता है. तो कार्बन को मैं यहां लिखने जा रहा हूं. कार्बन को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है. हाउ डज इट एग्जिस्ट इन नेचर. एक सिंपल सा
हम यहां पर चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। कार्बन इज फाउंड इन टू फॉर्म्स, हमारे नेचर में दो फॉर्म में मिलता है। एक फॉर्म को हम बोलेंगे फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म का मतलब है कि कार्बन ने किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं किया, अकेला है अभी, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, कार्बन कहीं न कहीं किसी के साथ अटैच हो गया है, ठीक है। उस फॉर्म को हम कहेंगे कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म। दैट मीन्स इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। इसे लेटर ऑन पढ़ेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। जब आप फ्री फॉर्म की बात करते हैं तो फ्री फॉर्म पढ़ते समय हमारे पास एक वर्ड आएगा एलोट्रोप्स। एलोट्रोप को समझने के लिए आपको दो एग्जाम्पल लेने हैं। वन एग्जाम्पल इज डायमंड, अनदर इज ग्रेफाइट। आप सभी ने ये दोनों चीजें देखी है। पेंसिल का सिक्का सभी ने देखा है, डायमंड की ज्वेलरी भी शायद आप में से काफी बच्चों ने देखी होगी। कभी न कभी लोग रिंग पहनते हैं, ठीक है, महिलाएं कई बार नेकलेस ही पहनते हैं डायमंड के, ये डिपेंड करता है। तो वो जो रिंग के अंदर एक डायमंड पीस लगा हुआ है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हार्ड, गुड लुकिंग, वेरी कॉस्टली। लेकिन पेंसिल का सिक्का तो वैसा नहीं है। अब हमें लगेगा इन दोनों में तो कोई सिमिलरिटी नहीं है, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि आपकी पेंसिल के अंदर जो लेड होता है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में सिक्का बोल देते हैं, ठीक है, पेंसिल लेड जो कागज के ऊपर ब्लैक साइन छोड़ता है, दैट पेंसिल लेड एंड डायमंड both are the son of the same mother and the name of the mother is carbon। अब ऐसा लगता है कि एक तो शायद ऑस्ट्रेलिया में जाके पैदा हो गया, एक बेचारा कहीं नाइजीरिया में पैदा हो गया। आई मीन वन इज क्वाइट ब्लैक, ठीक है, नॉट सो ब्यूटीफुल, बट बड़ा सॉफ्ट है दिल से, कागज के साथ भी रगड़ खा करके बेचारा खुद घिस जाता है। Another is very beautiful but very tough, very hard, ठीक है। तो इस तरह से जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में मिलता है, दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन इज कॉल्ड एलोट्रोपी। क्या वर्ड लिखा बेटा मैंने, एलोट्रोपी। व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन more than one physical forms and those physical forms have different physical properties but their chemical properties are similar। मजे की बात यह है कि अगर आप डायमंड को बर्न करें एयर में, हिम्मत है, अगर डायमंड को बर्न किया जाए, इफ यू बर्न द डायमंड एंड इफ यू बर्न द ग्रेफाइट completely in the presence of oxygen, then we shall get only CO2 in both cases। तो इससे प्रूव होता है कि डायमंड के बर्न करने पर भी CO2 मिला, ग्रेफाइट से भी CO2 ही मिला, तो मींस दे आर फॉर्म्ड ऑफ कार्बन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एलोट्रोपी एंड दिस टाइप ऑफ फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स, दे आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। हमारे पास कार्बन के एलोट्रोप होते हैं बेटा, सल्फर में एलोट्रोप्स होते हैं, फास्फोरस में एलोट्रोप होते हैं। ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे एलोट्रोपी प्रोसेस को शो करने वाले हैं। तो एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि नेम सम एलिमेंट्स, तो आपने डायमंड और ग्रेफाइट नहीं लिखना है, वहां पर कार्बन, फास्फोरस एंड सल्फर लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं एलोट्रोप्स की। कार्बन के एलोट्रोप दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास होते हैं नेचुरल और दूसरे आपके पास होते हैं मैन मेड, यानी जो इंसानों ने बनाने सीख ली, ठीक है। बी केयरफुल, एलोट्रोप इज ए प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट। अगर कार्बन का एलोट्रोप है तो उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। और नेचुरल में सबसे बढ़िया जो हम मानते हैं दैट इज आवर डायमंड। ये एग्जांपल हो गया आपके पास। दूसरा एग्जांपल ग्रेफाइट हो सकता है। तीसरा एग्जांपल आपने सुना नहीं होगा, बिल्कुल नया वर्ड है, दैट इज कॉल्ड फुल रेंज, ठीक है। FULLERENES, फुल रेंज बोलते हैं इसे हम। इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा छोटा सा। सो दीज आर द नेचुरल एलोट्रोप्स। लेकिन इंसानों ने भी कुछ बनाए,
क्या बनाया हमने बनाया चारकोल, CHARCOAL। चारकोल फर्दर 3 टाइप का होता है, वुड से बने, बोन से बने या शुगर से बने। इसी तरह से कोक, और एक होता है कार्बन ब्लैक। सो दीज आर द 3 एलोट्रोप्स जो आपके बोर्ड पर मैंने लिखे। ये हम अपने घरों में बना सकते हैं, अपनी फैक्ट्रियों में बना सकते हैं, इसलिए मैन मेड हो गए, राइट। तो अभी हमारे पास केवल कार्बन की फ्री फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, कार्बन की कंबाइंड फॉर्म की मैं बात नहीं कर रहा। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास कंबाइंड भी मिलता है। एग्जाम्पल लिख देता हूं आपके लिए थोड़े से, ताकि आपको यूं समझ में आ जाए कि हाँ सर ऐसा भी होता है। आप सभी बच्चों को पता है CO2, आप सभी बच्चों को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड, आप सभी को पता है कार्बोनेट्स, आप सभी को पता है HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, राइट बेटा। ये सारे के सारे हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक। और अगर आपके पास है CH4 C2H6 लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, ऐसे एल्कोहल्स होते हैं, ऐसे कीटोन्स होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। तो उसके लिए हम अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, अभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो केवल इस पर बात करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट एलोट्रोप्स। एलोट्रोप में भी ये एग्जाम्पल याद कर लीजिए, उसके आगे आपने ये याद नहीं करना। अब हम बात करेंगे यहां पर केवल 2 का, फिलहाल डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन मैंने बताया हमारी नेचर में दुनिया भर की चीजों में है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इतनी सारी चीजों में होने के बाद भी कार्बन का जो टोटल परसेंटेज है हमारे क्रस्ट में, दैट इज ओनली 0.02%। ये आपके क्रस्ट में है कार्बन का परसेंट, और हमारे एटमॉस्फेयर में जाए तो 0.03%। बट बी केयरफुल, इट इज नॉट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, इट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो CO2 आपके एटमॉस्फेयर में है, रॉक्स आपके अर्थ क्रस्ट में है, और डीप इनटू द क्रस्ट जाए तो फ्यूल्स मिल जाएंगे, नेचुरल गैसेस मिल जाएंगे। तो कार्बन हर जगह फैला हुआ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आइदर इट इज यूनिसेलर और मल्टीसेलर, हर किसी के अंदर कार्बन होता है, ठीक है, याद रह जाए एक बात। तो चलिए डायमंड एंड ग्रेफाइट की बात कर देते हैं, फिनिश करें इस टॉपिक को। अब देखो, डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर द नेचुरल एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। मैंने आपको एलोट्रोपी की डेफिनेशन बता दी, ठीक है। दोनों की क्वालिटीज अलग होती हैं, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर अलग है। समटाइम दिस क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम कि व्हाई डायमंड एंड ग्रेफाइट डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, और डायमंड ग्रेफाइट प्रॉपर्टीज देखते ही बच्चे शुरू हो जाते हैं दोनों के डिफरेंस लिखने। नो, डिफरेंस नहीं लिखने, कॉज बताना है कि दोनों क्यों अलग है। तो पहले कॉज समझेंगे, फिर प्रॉपर्टीज। जब हम डायमंड वर्ड बोलते हैं, इफ आई राइट डायमंड and if I write graphite over here, ठीक है। अब ऊपर वाला टॉपिक नहीं है, कभी उसके साथ आप कनेक्ट करें इसे। बोथ आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, इट इज द सिमिलरिटी। If burned in the presence of oxygen, they will produce CO2. It is again the similarity. तो कई बार क्वेश्चन घुमा देता है, एग्जामिनर का पता नहीं लगता उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। If similarities are asked, तो आप इस तरह से लिखेंगे। If differences are asked, आप एक टेबल बनाएंगे, 4-5 डिफरेंस बन जाते हैं। लेकिन अगर रीजन पूछा जाए तो फिर आपको रीजन अलग से बताना है। What happens, student? In case of diamond, एक्चुअल पिक्चर में शेयर करूंगा। इन केस ऑफ डायमंड, अगर एक कार्बन को हम स्टडी करते हैं तो कार्बन का याद होगा आपको वैलेंसी 4 होती है। सो इन दिस केस एवरी कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट कार्बन्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हैं स्ट्रक्चर। डायमंड के केस में एवरी कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट कार्बन्स।
नो कार्बन इज फ्री, नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द सराउंडिंग। अब इसके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हर कार्बन चारों तरफ से अटैच्ड है, नो कार्बन इज फ्री टू मूव, सो वी कैन से इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल। ठीक है, अब इस हार्ड है तो आप इसे कंप्रेस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हार्ड है, एटम बहुत क्लोज आ गए हैं, सो इट हैज द हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। साथ ही आपको याद रखना है कि डेंसिटी हाई होने के साथ साथ ये हीट का गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, बट हीट का ये गुड कंडक्टर है। और इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से इसके अपने स्पेसिफिक यूज है। क्योंकि हार्डेस्ट है तो ऐसी जगह पर आप इसे यूज कर सकते हैं जहां सामने वाले को आपने क्रश करना हो। सो इट इज यूज्ड इन द ड्रिल मशीन्स। इट इज ट्रांसपेरेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल, सो इट इज यूज्ड टू मेक द ज्वेलरीज। इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट and it has the very high melting point, so it is used in the rockets engine to prepare the nozzles. nozzle एक पॉइंट होता है जिसमें से फ्यूल इंजन के अंदर एंटर करता है, और क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है तो ग्लास जैसे मटेरियल को कट करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। आई होप सभी पॉइंट आपको क्लियर है। ग्रेफाइट की अगर बात करेंगे, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं। ग्रेफाइट हैज ए, इसके स्ट्रक्चर के बारे में एक और वर्ड आप याद कर लेंगे, इट हैज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। डायमंड में बोलेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्रेफाइट के केस में बोलेंगे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस तरह से एक रिंग बनाते हैं, ये रिंग हमारे पास ऐसी है जिसकी 6 आर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके नीचे एक और लेयर बनाएंगे हम इसी तरह से, सिमिलर लाइक दिस। और हर कॉर्नर के ऊपर एक सिंगल कार्बन आएगा, सिंगल कार्बन, एवरीवेयर देयर इज ए कार्बन। तो ये 2 लेयर बन गई। इन केस ऑफ ग्रेफाइट देयर आर टाइप ऑफ लेयर्स विच कैन स्लिप ओवर ईच अदर इजीली। क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर के साथ जब जुड़ती है तो बहुत वीक बॉन्ड बनते हैं, उनको बोलते हैं वीक वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, लेकिन इस एक कार्बन के बारे में अगर हम देखेंगे तो नाउ वी कैन सी, यहां से आप इसको इस तरह से कंबाइन करके दिखा सकते हैं, लाइक दिस वन नीचे वाले के साथ, ये ऊपर वाले के साथ, लाइक दिस। अब एक लेयर हमारे पास ये ऊपर वाली है, एक नीचे वाली है। These are the hexagonal layers। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कार्बन से अलग है। अब इस केस में क्या होता है कि एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज ए सॉफ्ट मटेरियल, सो इट कैन बी यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट। मशीनों के उन हिस्सों में जहां लुब्रिकेंट तो चाहिए लेकिन वेट नहीं होना चाहिए, तो वहां पर आप ग्रेफाइट को यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू मेक द पेंसिल्स, आप सभी जानते हैं। इट कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिक सेल्स, जो हमारे ड्राई सेल्स होते हैं या दूसरी जगह पर, एज एन इलेक्ट्रोड इट कैन बी यूज्ड। सो दीज आर द सम यूज ऑफ दिस मटेरियल। लेकिन डेंसिटी के मामले में अगर हम डेंसिटी डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड में मैंने बोला हाई डेंसिटी, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन इसकी जो डेंसिटी होती है दैट इज 2.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डिफरेंस 1 to 1 लिख लेंगे आप लोग। जैसे इसके अंदर लिखेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसमें लिखेंगे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इसके अंदर आप लिखेंगे नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री, सो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। It is a very hard material, it is a soft material. It has high density, it has moderate density, average density. यहां 3.5 है, यहां पर 2.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर।
कुछ बुक में मिलीलीटर में लिखा हुआ है, वो गलत, ध्यान कर लेंगे। इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किलोग्राम में और पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यू कैन डू दैट, ठीक है। सो अब इस मटेरियल के यूजेस बता दिए मैंने, डायमंड के यूज बताया ज्वेलरी में, रॉकेट इंजन्स बताया मैंने, ग्लास कटिंग के लिए इसे यूज कर सकते हैं, ड्रिलिंग मशीन में जो रॉक्स वगैरह को कट करते हैं। आजकल आपने सुना होगा बड़ी लंबी लंबी टनल्स बनती हैं, ठीक है, रॉक्स को कट करके, पहाड़ों को कट करके लंबी टनल बनाए जाते हैं। तो टनल में स्टोन को काटने के लिए जो ड्रिल मशीन लगती है, उनके सामने चीप क्वालिटी डायमंड लगाए जाते हैं, महंगे वाले नहीं। और यस, डायमंड के नाम पर मुझे ध्यान आया, आपसे क्वेश्चन पूछने होते हैं। एक बार हमने सीरीज शुरू की थी, तो आज की वीडियो में फिर से शुरू कर रहा हूं मैं। यू हैव टू टेल मी द मोस्ट फेमस डायमंड, पूरी दुनिया का सबसे फेमस डायमंड कौन सा है? नंबर 1। नंबर 2, वेयर इट वॉज फाउंड ओरिजिनली, उस एरिया को, उस जोन का आपने बताना है, सबसे पहले ये कहां मिला था। एंड थर्ड क्वेश्चन है, यू हैव टू नेम द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर डायमंड्स आर स्टिल फाउंड, अभी भी हमारे देश में कुछ एरियाज में डायमंड मिलते हैं, हालांकि इंडिया इज नॉट वेरी रिच इन केस ऑफ डायमंड, ठीक है। तो आप दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री भी मुझे बता सकते हैं वीडियो में कमेंट करके, अगर आपकी इच्छा हो तो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हमने एलोट्रोप्स, एलोट्रोपी, कार्बन के जितने भी एलोट्रोप हैं उनको मैंने 2 कैटेगरी में बनाया, डिवाइड कर दिया, नेचुरल एंड मैनमेड। और उसके बाद केवल डायमंड और ग्रेफाइट पर हमने फोकस किया। फुल रेन के बारे में मैंने यहां नहीं बताया है, फुल रेन का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा छोटा सा, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग तरह का मटीरियल है, हालांकि वो एलोट्रोप ही है, ठीक है। उसके बारे में ज्यादा आपकी बुक में इंफॉर्मेशन है भी नहीं, तो उसके अलग वीडियो बनेगा। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारे पास, नेक्स्ट वीडियो में कार्बन की जो और दूसरी प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करने से पहले एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग के बारे में पूरा वीडियो बॉन्डिंग के बारे में आएगा, तो प्लीज उसे भूलें नहीं, ठीक है। टिल देन एंजॉय योर लाइफ, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।